हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। वेलकम टू पार्ले कॉमर्स। आपको पता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हो चुका है। मैंने आपके साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए हैं। जैसे मैंने कहा था, आफ्टर क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपके साथ उसकी केस स्टडीज भी करने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली करूंगी। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर दिया है। हमने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स केस स्टडी कर दिया है। सेकेंड चैप्टर भी हमने पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको उसके सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं L1 L2 के टाइप में। मैंने उसका क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए। आज हम करने वाले हैं इसकी केस स्टडीज। बहुत इजी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें क्या क्या है, क्या क्या दिया है हमें इसमें। फीचर्स दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, बराबर। फिर हमें उसके इम्पोर्टेंस भी दे दिए गए हैं। उसके बाद क्या दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद टेक्निक्स भी है, हमें टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और सबसे लास्ट 14 प्रिंसिपल्स जो है हमें किसने दिए हुए हैं, फेयोल जी ने जो हमें दिए हैं, वो भी मैंने इसमें बता दिया है आपको। इतनी ही चीज़ है इसमें, और कुछ ज़्यादा हमें है नहीं। ये अच्छे से आपका हो जाए, फिर आपको क्या ही दिक्कत आनी है। देखिए, केस स्टडी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, आंसर इसमें से ही कुछ होने वाला है, बट केस स्टडी को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझ गए अगर हम लोग, तो आंसर तो हम लोग तुरंत ही लिख सकते हैं। चलो फटाफट हम लोग केस स्टडी शुरू कर देते हैं। सबसे पहली केस स्टडी क्या है, मयंक इज अ सेल्स मैनेजर इन अ वैक्यूम क्लीनर कंपनीज. He is given the responsibility of meeting a sales target of 150 vacuum cleaners in a month. कितना है उसका सेल्स टारगेट, 150 वैक्यूम क्लीनर उसको बेचने हैं। टू अचीव दिस टारगेट मयंक नीड्स 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। ऑब्वियसली उसको उसके अंडर कुछ लोग तो चाहिए होंगे ना, जो लोग उसका सामान बेचने में उसे हेल्प करे। तो उसे कितने चाहिए, 20 लोग चाहिए। However, he just has 11. उसके पास सिर्फ 11 ही है, चाहिए 20, है 11। And he is not given the authority to employ more executive. अथॉरिटी भी नहीं है उसके पास, अथॉरिटी दी ही नहीं है। चाहिए उसको और 9, बट यार उसको कोई करने ही नहीं दे रहा है एम्प्लॉय। करने तो देना पड़ेगा ना, बट दैट इज नॉट देयर ओनली। मयंक इज एबल टू सेल ओनली 80 वैक्यूम क्लीनर्स। 150 का टारगेट था, बेचारे कितना बेच पाए, सिर्फ 80। जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी ब्लेम्स मयंक फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट रिजल्ट्स। जनरल मैनेजर मयंक पे ब्लेम डाल रहा है कि भाई तुम्हारी गलती की वजह से सेल्स टारगेट हुआ नहीं है पूरा। तुमने 150 बेचने थे और तुमने 80 बेचे, इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। डू यू थिंक मयंक कैन बी ब्लेम फॉर दिस? क्या इसके लिए हमें मयंक को ब्लेम करना क्या अच्छी बात है या नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कैसा हुआ, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, बट हमें पता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो वो इंसान को थोड़ी सी अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, तभी जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर पाएगा। अगर आप उसे अथॉरिटी नहीं दोगे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाओगे, तो कैसे चलेगा? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपकी मम्मी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने भाई बहन की ध्यान रखने की, तो यू हैव अथॉरिटी ओवर देम। शी हैज़ टू गिव यू अथॉरिटी कि भाई अगर वो लोग कुछ गड़बड़ करे तुम एक चाटा लगा सको उन्हें। सो वो अथॉरिटी देना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी ना, उनका ध्यान रखो। और वो लोग तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे कि भाई यार तुम बताए जा रहे हो, प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ ये करो वो करो, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू ओनली। और आपकी मम्मी ने आपको अथॉरिटी नहीं दी है कि भाई तुम उन्हें एक थप्पड़ लगा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा कर दे तो फिर क्या होगा, वो लोग आपकी बात ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे। और फिर जब मम्मी घर आई तो उन्होंने देखा कि एकदम ही ज़्यादा घर बिखरा पड़ा है, ये लोग यहाँ वहाँ आपके भाई बहन क्या पता क्या कर रहे हैं, तो वो आपको अगर आके आपकी मम्मी आपको चाटा लगाए, सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग, राइट? बिकॉज शी शुड हैव गिवन यू दैट अथॉरिटी कि हाँ भाई अगर ये लोग कुछ करे, यू हैव दैट अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमें दे दे, अथॉरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की दे दी और अथॉरिटी नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें मयंक को ब्लेम करने जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वायलेट हुई थी, वो दी ही नहीं गई थी। दैट्स द रीजन वी कैन नॉट ब्लेम मयंक। सो ओवर हियर आई हैव रिटन द सेंटेंस ऑल्सो, no, he cannot be blamed as the principle of authority and responsibility is being violated. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट किया गया है, उसको इग्नोर। आपको अगर वायलेट नहीं लिखना है, आप इग्नोर भी लिख सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन, बराबर। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लॉजिक यूज करना है और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Kraft Industries has adopted a new policy of cost cutting. Instead of appointing employees on permanent basis, it has started recruiting them as trainees on temporary basis. Permanent नहीं रख रहे हैं, टेम्पररी बेसिस पे रख रहे हैं कि भाई हाँ अभी तुम्हारा काम हो गया तो तुम जाओ, ऐसे ही कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है वो लोग। इन ऑर्डर टू अवॉइड इंक्रीमेंट बेनिफिट, मतलब इंक्रीमेंट बेनिफिट देना पड़ता है। अगर आपका जो एम्प्लॉय है परमानेंट, उसको थोड़े थोड़े टाइम में उसे इंक्रीमेंट देना पड़ता ही पड़ता है, दैट इज अ मस्ट थिंग। It immensely benefited the company in financial term. बहुत सस्ता पड़ा उनको ये चीज। However, within one month, the trainees started leaving the company due to feeling of job insecurity. Obviously छोड़ के ही जाएंगे ना, तो एक महीने के अंदर ही उन्होंने देख लिया कि भाई सब लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, because they are not secure. They are like अरे यार ये लोग तो हमें एक दिन पहले बोल देंगे और निकाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो उनको जॉब सिक्योरिटी लग ही नहीं रही थी यहाँ पे। As a result, financial saving faded by the company were saved. sorry यहाँ पे saved आएगा, गलती से वहाँ पे मैंने wrong लिख दिया था। saved by the company was spent in the process of new recruitment. यहाँ पे जो financial term में उनको जो benefit हुआ था उसका कुछ मतलब नहीं हुआ, क्योंकि नए लोगों को recruit करने में वो सारे उनके पैसे use हो गए। Which principle was not observed by Kraft Industries? कौन सा principle उन्होंने observe नहीं किया? वो भी कौन सा आ जाएगा? देखिए याद कीजिए सारे प्रिंसिपल्स, हमारे पास कितने हैं टोटल? 14। उसमें अगर आपको एक याद होगा, हमें कौन सा था? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, या तो उसे पर्सोनल भी कह सकते हैं, बराबर। तो ये वायलेट किया ना, वायलेट हुआ क्योंकि उसमें कहा था, जो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल उसमें कहा था कि भाई जल्दी जल्दी लोगों को नहीं निकालना है, उनको थोड़ा टेन्योर का पीरियड दो, उसमें आप देखो उनका काम कैसा है। यहाँ पे वो चीज ही नहीं हुई है, तो कौन सा उन्होंने वायलेट किया है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Whether company should continue with a temporary job offer in its new recruitment process? क्या उन्हें यही काम चालू रखना चाहिए, परमानेंट की जगह क्या उन्हें टेम्पररी ही रखने चाहिए? येस और नो, वो लोग हमें ये पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली नो यार, ये तो उनको देखो ना, जो पैसे बचाए वो एट दी एंड उन्हें डालने ही पड़े, तो क्या मतलब हुआ उनका ये टेम्पररी रखने की बात पे? सॉरी, ठीक है, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा मैं स्टैमर कर दी थी। या सो टेम्पररी रखने का कोई मतलब ही नहीं था, तो ये उनका, इसमें तो हम लोग, मैं सीधा बोल दूंगी नो, बराबर। टू सपोर्ट योर आंसर मेंशन एनी 3 एडवर्स इफेक्ट्स which a company will face in case of frequent turnover of employee. कंपनी को क्या क्या दिक्कतें आएगी, कोई भी 3 बताइए अगर उन्होंने बार बार यही काम करते रहे। देखो सबसे पहले तो कंपनी का रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा, कोई भी वहाँ पे जॉब लेने को ही नहीं आएगा। लोग सोचेंगे ना ये लोग तो हमें रख ही नहीं रहे हैं परमानेंटली, तो फिर ये लोग कब निकाल दे हमें क्या पता, रेप्यूटेशन उनका एकदम खराब, ये सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट क्या होगी? पैसों की बर्बादी, बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद होंगे ना, क्योंकि रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, सिलेक्शन, ये सारे जो प्रोसेस है स्टाफिंग के, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। इतने सारे उनको पैसे लगाएंगे तो क्या मतलब हुआ? ये फाइनेंशियल टर्म में जो उनको बचत हुई थी वो सारी उनकी और ज़्यादा खर्चे हो गए, तो बचत कुछ नहीं हुई, सारे खर्चे हो गए, तो उनका बहुत ज़्यादा पैसे गए। तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई नया एम्प्लॉय लेकर आते हैं, उसे हमें वापस से सारा काम सिखाना पड़ता है, तो वापस से अगर हम उसे सारा काम सिखाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। मानो कि मैंने अगर अपने वहाँ पे एक कुक रखी है, वो कुक ने, मैंने सोचा अरे नहीं यार ये दिवाली बोनस मांगेगी, उसके पहले ही इसको निकाल देती हूँ, तो वो मैंने उसे निकाल दिया। उसको मैंने सब सिखाया था कि मेरे घर पे कैसे खाना बनाना है, क्या है, सब सिखाया था, पर दिवाली बोनस नहीं देना था, इसलिए मैंने उसको पहले ही निकाल दिया। फिर मैंने दिवाली के बाद दूसरी मेड रखी, तो उसको मुझे पूरा वापस से समझाना पड़ा कि देख भाई ऐसे ऐसे मेरे घर पे खाना बनता है, तुम्हें ये करना है, ऐसा करना है, तो मैं ऐसे करती गई। फिर मैंने वापस से कुछ आ रहा था, मैंने सोचा छोड़ो ना इसको निकाल देती हूँ, कौन रखेगा, तो ये करने में मेरा कितना ज़्यादा टाइम गया, हर एक बार मुझे सिखाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे भी तो सेम होगा, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इन्हें बार बार हम लोग चीज़ें सिखाए जा रहे हैं, बराबर। तो ये 3 चीज़ें होगी, एज आई हैव रिटन इट ओवर हियर। कंपनी का रेप्यूटेशन खराब होगा, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन।
बाद में नेक्स्ट क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम इन लर्निंग अ न्यू जॉब, टाइम काफी ही ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, इजी था ये, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो 14 के 14 आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, 14 बाद में हमारे बाकी के जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक सारे आपको अच्छे से रीड करने हैं और उसे समझना है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या है, मिस्टर श्यामलाल इज द प्रोडक्शन फोरमैन ऑफ स्मार्ट किड्स प्राइवेट लिमिटेड, किड्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बच्चों के कपड़े बनाती है। He gets instruction from Mr. Aditya to increase the production due to over purchase of cloth. ये मिस्टर आदित्य जो है उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने कपड़ा खरीद लिया है, इसलिए वो बोल रहे हैं भाई तुम प्रोडक्शन और बढ़ा दो यार, बहुत ज़्यादा कपड़े है हमारे पास, जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा है। फिर क्या हुआ, अदर हैंड मिस्टर कांतिलाल उसे क्या बोल रहे हैं, श्यामलाल को बोल रहे टू स्लो डाउन द प्रोडक्शन ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड ऑफ मार्केट डिमांड। वो बोल रहे हैं नहीं तुम प्रोडक्शन कम कर दो क्योंकि मार्केट डिमांड काफी ज्यादा चेंज हो रही है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो ये एक जन उसको ये बोल रहा है, दूसरा उसको बोल रहा है नहीं एक जन बोल रहा है प्रोडक्शन बढ़ाओ, एक जन बोल रहा है प्रोडक्शन कम कर दो, बराबर। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन गिवन केस, इसमें कौन सा वाला ओवरलुक किया है, किसको नजरअंदाज कर दिया है। यहाँ देखो, ये जो मिस्टर श्यामलाल है उसको 2 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, yes or no, 2 people are giving him order, ये तो अलाउड नहीं है। हमारा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है, 1 बॉस 1 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर देगा, ये वाला हमारा कौन सा प्रिंसिपल था, यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड में तो हमें यही कहा था, 1 boss will give order to 1 employee, 1 employee will take order only from 1 boss। क्यों, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बेचारा एम्प्लॉय समझ में नहीं आएगा ना, मिस्टर श्यामलाल को भी पता ही नहीं चलेगा, कंफ्यूज्ड है, वो बोलेगा करूं तो करूं क्या, प्रोडक्शन बढ़ा दूं या कम करूं, किसकी बात सुनो, सो ही विल बी सो कंफ्यूज्ड, बराबर। तो ये रहा, तो ये तो है हमारा फर्स्ट का आंसर। व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने आपको कहा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, कंफ्यूजन होगा, ये दोनों सुपीरियर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में झगड़े, वो बोलेगा मैंने इसको बोला ना ज्यादा करने को तो उसको ज्यादा करने दो, वो बोला नहीं मैंने कहा है कम करना है तो कम ही होगा, दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। बाद में डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं कर पाएंगे कि भाई करे तो करे क्या इंसान, सो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। यस और नो, आपको चाहिए आप एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं व्हाट शुड बी डन बाय मिस्टर आदित्य एंड मिस्टर कांतिलाल टू रिजॉल्व, क्या करना पड़ेगा उन्हें, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी तो सारी एक्टिविटी स्मूथली जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन ही अगर नहीं होगा देन नथिंग कैन बी डन, बराबर। सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ओके, ये तो हमें पता ही है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको चाहिए मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो तो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पवन इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन CFL लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग CFL बल्ब। पवन कहाँ काम कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर है CFL लिमिटेड में, जहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होता है, CFL बल्ब। देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैनेजर ऐसा नहीं बोलता अरे तुम वर्कर हो तुम मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करने का, आई डोंट टॉक टू वर्कर्स, वर्कर्स भी एकदम ऐसा कुछ नहीं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अमीर गरीबी का कुछ नहीं है। द वर्किंग कंडीशंस आर वेरी गुड, company is earning huge profit. As a policy matter, management is sharing the gains with the workers because they believe that prosperity of the company cannot exist for a long time without the prosperity of employees. उनका क्या मानना है कि अगर एम्प्लॉयज आगे नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स इनके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ टेलर डिस्क्राइब्ड इन द अबाव पैरा, कौन सा इसमें उनका प्रिंसिपल बताया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए यहाँ पे ना बच्चे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला आएगा इसमें, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैं आपको बता दूं क्यों आएगा, हमेशा एक एग्जाम्पल ये याद रखना, कौन सा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमेशा क्या बोलते हैं, जो मैनेजमेंट है वो लोग क्या करेगी, मैनेज प्रॉफिट शेयर करेगी,
जबकि वर्कर्स इसमें क्या करेंगे, वर्कर्स इसमें क्या करेंगे, वर्कर्स जो भी एनवायरनमेंट चेंज है, द बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज है उसे अडेप्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं अडेप्ट टू चेंजेस, बस यही दोनों चीजें हैं इसमें, बराबर, ये याद रखना है हमें। बट जो दूसरा वाला है उसका नाम आप लोग मुझे किस में बताओगे, कमेंट सेक्शन में, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कौन सा है वो आप मुझे बताओगे। तो उसमें क्या कहते हैं पता है, उसमें कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना वो क्या करेगी, मैनेजमेंट अब सारी बातें सुनेगी वर्कर्स की, वर्कर्स ने अगर कुछ अच्छा सजेशन दिया है, एडवाइस दी है, उसे सुनेंगे और उनको रिवॉर्ड देंगे फॉर दिस, अगर ये चीज से उनका कॉस्ट या तो टाइम प्रोडक्शन का कम हुआ तो। जबकि वर्कर्स क्या करेंगे, इसमें वर्कर्स स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना। इसका एक्सटेंशन का आप मुझे नाम बताएंगे, आई वोंट टेल यू द नेम, आई वांट द नेम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो देखो अगर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, तो इसलिए देखा आपने प्रॉफिट की बात की, इसलिए मैंने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लिखा हुआ था, ना कि इसका एक्सटेंशन वाला लिखा था। सो आपको यही एग्जाम्पल आएंगे। अगर कभी बोले कि जिसमें वर्कर्स हैव अडेप्टेड टू द चेंज, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट, तो फिर आप बता देंगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पर अगर बोले कि वर्कर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन स्ट्राइक, तो दूसरा वाला। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इतनी सी छोटी सी चीज है विच यू हैव टू रिमेंबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहे हैं, फास्ट कूल इंडस्ट्रीज आस्क्ड इट्स एम्प्लॉयज टू वर्क ओवर टाइम इन ऑर्डर टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर एसी इन द समर सीजन। वर्कर्स को बोल रहे हैं ज्यादा टाइम तक आप काम करो ताकि एसी असेंबल हो सके, ताकि जो अभी डिमांड इतनी है एसी की वो उसको हम लोग फुलफिल कर सके। However, the employees were not paid overtime wages. Overtime पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़ी खराब बात है। ज्यादा अगर आप उनसे काम करवा रहे हो, you should give them money for that, right? यहाँ पे क्या कह रहे हैं, as a result, the employees always felt dissatisfied and it led to unhealthy relationship between the employees and the management. क्या हुआ इसमें, उनका रिलेशन खराब हो गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई फेयोल्स प्रिंसिपल नॉट ऑब्जर्व बाय फास्ट कूल इंडस्ट्री। कौन सा उन्होंने इसमें फेयोल का प्रिंसिपल को नजरअंदाज किया है, कौन सा है ये, रेम्यूनरेशन फॉर एम्प्लॉइज। यहाँ पे आप फॉर एम्प्लॉइज लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जरूरी है, रेम्यूनरेशन फॉर एम्प्लॉइज जैसे हमें नाम दिया है वैसे हमें लिखना है। नजरअंदाज किया ना, रेम्यूनरेशन क्या कहता है, पैसे देना, पैसे दिए, ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने ये वाला नजरअंदाज किया है। नेक्स्ट क्या है, मेंशन 2 अदर प्रोबेबल एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट पेइंग ओवर टाइम। अगर उन्होंने ओवर टाइम नहीं दिया तो और क्या क्या हो सकता है। देखो मोटिवेशन चले जाएगा, मोटिवेट ही नहीं होंगे ना, वो लोग सोचेंगे अरे यार हम इतना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो वो लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे और अच्छे से काम करने को, मोटिवेशन गया, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, पीपल विल लीव देयर जॉब, दे विल थिंक कि हम ऐसी कंपनी में क्यों ना काम करवाए जहाँ पे हमें ओवर टाइम मिलता है रादर देन दिस वन, यहाँ पे तो हमें ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो लेबर टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है इसकी वजह से। ये जो आंसर है, ये जो सेकेंड वाला इसका पार्ट है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू थिंक। इसका आंसर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, हमारा लॉजिक इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, चलो। Bina, a student of management, likes to relate what she learnt in class to real life situation. She observed many situations while marching educational programs on television that reminds her of concept of scientific management. तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स देख रही है और सब कर रही है और उससे उसको क्या याद आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। In one such program, factories manufacturing parts for products like automobile, computer, mobile phones were being telecast. Name the technique of scientific management that should be adhered to while manufacturing parts or for such product. कौन सा हमें टेक्निक यहाँ पे यूज करना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ऑब्वियसली क्योंकि काम को स्टैंडर्ड दे दिया ना कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम, दिस इज आवर स्टैंडर्ड थिंग, और सिंप्लीफाइड होना चाहिए। सो इसमें कौन सा आ जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। एक लाइन का आंसर था क्योंकि इसमें हमें क्या कहा था, सिर्फ इसमें हमें नेम करने को बोला था, एक्सप्लेन करने के लिए
नहीं कहा था, बट अगर नेम एंड एक्सप्लेन आ जाए तो आप इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इन द फेस्टिव सीजन शाह इंडस्ट्रीज decided to reduce the rest intervals of workers from 30 minutes to 7 minutes। बोले आधा घंटे का भी आपको ब्रेक नहीं देंगे, सिर्फ 7 मिनट का ब्रेक देंगे। ऐसा किया, ये तो गलत बात है वैसे। However, due to heavy workload and reduction in time of rest interval, efficiency went down and led to fall in production level instead of rising। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग ब्रेक कम कर देंगे, ज्यादा टाइम तक काम करेंगे तो फिर उनका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, पर हुआ एकदम उल्टा। इतना ज्यादा वर्कलोड था और उनको रेस्ट टाइम नहीं मिल रहा था, उस वजह से क्या हो गया, उनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो गया। इनको तो लगा था नहीं बढ़ेगा, बट एक्चुअल में तो कम हो गया। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड बाय शाह इंडस्ट्रीज? कौन सा उन्हें फॉलो करना चाहिए भाई? फटीग स्टडी, याद है फटीग स्टडी? मैंने कैसा एक फोटो डाली थी। फटीग स्टडी उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब स्टेट करना है तो फिर वो तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी डन बाय द कंपनी टू मेक द टेक्निक इफेक्टिव? इसको इफेक्टिव करने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? देखो, उनको रेस्ट इंटरवल और कितनी फ्रीक्वेंसी में मिलना चाहिए उन्हें वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये कितनी बार और कितने मिनट का या तो कितने टाइम का उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैं आपको हिंदी में लिख के देती हूँ, कितनी बार और कितने टाइम का, बराबर। यहाँ पे मैंने उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। अमाउंट मतलब टाइम, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देना होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। बाद में उन्हें क्या करना चाहिए, वर्कर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए अच्छे से। जब वो लोग काम कर रहे हैं, द मैनेजमेंट शुड ऑब्जर्व द वर्कर्स और देखना चाहिए कि कितने टाइम काम करने के बाद उनका थोड़ा सा भी लेवल डिक्लाइन हो रहा है, अब उनका प्रोडक्शन का थोड़ा कम हो रहा है। सो जैसे ही वो लोग ये देखे, दे शुड अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, इतने टाइम तक वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, फिर उनका थोड़ा डाउन जा रहा है, सो उन्हें तभी वैसे उन्हें रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, आपके लिए भी रेस्ट काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा टाइम अगर आपको मैं बोलूँ आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इट्स नॉट पॉसिबल। बीच में अगर आपको आधे घंटे का भी ब्रेक मिल जाता है तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और जो हम पढ़ते हैं वो एटलीस्ट हमारे पल्ले पड़ता है। वरना अगर आप है ना बुक के साथ 5 घंटे बैठे रहेंगे और बैठे हैं, ठीक है, सिर्फ बैठे हो आप उसके साथ, फिर आपको कुछ ना ही समझ रहा है ना ही कुछ याद रह रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उससे बेटर आप रेस्ट ले लीजिए ना थोड़ा। ओके, दैट मेक्स मोर सेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीताराम, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड, वांट्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ पैकेजिंग। स्पीड बढ़ानी है उसको। In order to identify and eliminate unnecessary movements of workers in packaging, he installed a movie camera in the factory। क्या उसने कैमरा सेटअप कर दिया? उसको क्या चाहिए? पैकेजिंग का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वो बढ़ाने के लिए उसको ऑब्वियसली जो भी फालतू के अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो उसे एलिमिनेट करने पड़ेंगे। देखो जैसे ही ये वर्ड आ गया मुझे पता चल गया, अननेसेसरी मूवमेंट को हटाना मतलब ये लोग बात करने वाले हैं। आई होप सो आपको आंसर समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये लोग बात करने वाले हैं मोशन स्टडी के बारे में। जैसे ही ये लोग बोले आइडेंटिफाई एंड अनएलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स, मतलब ये क्या कह रहे हैं? मोशन स्टडी। भाई मोशन स्टडी, ये इतना मुझे अभी याद है, आपके साथ साथ मुझे भी याद है, आपको भी याद है, बराबर। तो इसमें क्या कह रहे हैं? विच साइंटिफिक इज मैनेजमेंट इज अडॉप्टेड बाय सीताराम। ऑब्वियसली मोशन स्टडी है, तो मुझे भी पता था, आपको भी पता था। हाउ कैन दिस टेक्निक हेल्प द एक्स लिमिटेड? कैसे हेल्प करेगी? देखो उसने कैमरा सेटअप किया है तो वो लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कौन से मूवमेंट है जो अननेसेसरी है, उसे वो लोग फिर एलिमिनेट कर पाएंगे। इससे क्या होगा? टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा ना। अननेसेसरी मूवमेंट्स अगर चले जाते हैं तो टाइम बचता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है वर्कर्स की, उनका जो स्पीड है काम करने का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मोशन स्टडी, ठीक है। चलो आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर।
आई होप सो अभी तक आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी ही ज़्यादा इजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट एज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से आप पूरा आपका पेपर लिख सकते हो। केस स्टडीज इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, केस स्टडीज एकदम स्कोरिंग है, पर हमारा उसमें लॉजिक हमें बराबर से यूज़ करना है। ठीक है, चलो। Ramesh is appointed as a mechanic in repair and maintenance department for Starlight Industries. He is not allowed a particular workshop. He is not allowed, हाँ, एक उसको वर्कशॉप नहीं दिया, and every day he has to carry tools from one place to another. एक उसको वर्कशॉप नहीं दिया जहाँ पे वो बैठ सके, बराबर। उसको मैकेनिक एक तो बनाया है, बट मैकेनिक के पास एक जगह ही नहीं है बैठने की, जगह नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने जो सारे टूल्स है वो लेके यहाँ से वहाँ उसे घूमना पड़ रहा है, बराबर। As a result, the workers have to search for Ramesh in case of any problem in the machine. इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो भी सारे वर्कर्स है उससे ये रमेश को ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि रमेश का कोई फिक्स्ड प्लेस है ही नहीं। फिक्स्ड अगर प्लेस होता तो उन्हें पता होता ना कि हाँ ठीक है रमेश यहाँ पर होगा, हमें उसके पास यहाँ पे जाना है, बट सिंस ही डज दे डोंट नो वेयर ही इज सिटिंग बिकॉज ही इज नॉट हैविंग अ प्लेस, दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर हिम हियर एंड देयर कि कहाँ होगा रमेश रमेश रमेश। ये तो लुका छुपी का खेल हो गया है ना। दे डोंट नो ओनली वेयर ही इज, सो दे कीप ऑन फाइंडिंग हिम। अगर मशीन में कोई भी दिक्कत हो गई तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग इन स्टारलाइट इंडस्ट्री, कौन सा नहीं है, याद करिए इसमें कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या कहा था, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। तो ये रमेश अपने प्लेस उसको दी है नहीं, तो रमेश उसकी प्लेस पे कहाँ से मिलेगा हमें, यू हैव टू गिव हिम अ प्लेस, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर लैकिंग है, ऑर्डर है ही नहीं। ये लोग ने कहा है स्टेट द प्रिंसिपल, उसे एक्सप्लेन करना है, कर देंगे। क्या है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मतलब हर एक चीज के लिए जगह होनी चाहिए और वो चीज उसी जगह पर होनी चाहिए। ठीक है, जगह पहले अलॉट कर दो एंड देन सी टू इट कि वो जो चीज है वो वही जगह पर हो। इट्स नॉट ओनली दैट थिंग बट इवन फॉर पीपल, आपको सिर्फ प्लेस फॉर एवरीथिंग के साथ साथ यहाँ पे एवरीवन भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे everyone, because we are not only talking about non-living things but also the living things। हर एक को अपना अपना डेस्क भी देना पड़ता है। जैसे आप मानो आप अगर ऑफिस में जब आप काम करने गए, ठीक है, तो आपको डेस्क अलॉट करना पड़ेगा कि आप यहीं पे, आप यही चेयर पे आप बैठे रहोगे। सो अगर कभी भी आपको जो मैनेजर है वो अगर आपको ढूंढना हो, he knows where do I have to, where will I find him or her। वरना अगर आपको समझो एक भी प्लेस अलॉट नहीं की होती, मैनेजर आपको ढूंढता रहता और आप भी तो एक जगह ढूंढते रहते कि कहाँ बैठूँ, पूरा टाइम आपको ये त्रास, और मैनेजर भी बेचारा, अगर उन्हें भी अगर कुछ आपसे काम हो तो वो आपको कहाँ ढूंढते रहेंगे। इसलिए लोगों के लिए भी एक जगह फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, What should be done to overcome the problem of workers? जी वर्कर्स की प्रॉब्लम जो है, वो लोग रमेश को ढूंढ नहीं पा रहे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग है ना इसको एक वर्कशॉप दे देंगे। ठीक है, जो रमेश है उसको एक वर्कशॉप में जगह दे देंगे, उसके टूल्स के लिए भी कि भाई तुम्हारे टूल्स तुम यहाँ रखो, बेचारा पूरा टाइम उठा उठा के लेके जा रहा था, तो रमेश को भी एक जगह दे देंगे और उसके टूल्स रखने के लिए भी जगह दे देंगे। इससे क्या होगा, वर्कर्स नो वेयर रमेश इज सिटिंग, सो दे कैन डायरेक्टली गो देयर, और वो लोग वहाँ जाएंगे, उन्हें रमेश वहाँ मिल जाएगा। सो वॉट एवर प्रॉब्लम दे आर हैविंग विद देयर मशीन वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, ही शुड बी अवेलेबल एट हिज अपॉइंटेड प्लेस। और देखो उसको जगह तो दे दी बट उसको वहाँ पे ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने जगह दे दी और रमेश कहीं और घूम रहा है, भटक रहा है, तो क्या काम का, फिर से वही हो गया ना कि उसके पास जगह तो है बट ही इज नॉट सिटिंग देयर, वर्कर्स को वापस यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ेगा। सो इसे जगह दो एंड सी टू इट कि ही इज सिटिंग देयर ओनली द होल टाइम। सो इससे क्या होगा, वर्कर्स कैन कॉन्टैक्ट हिम एज एंड व्हेन नीडेड, कि जब भी ज़रूरत हो तभी वो लोग उसके साथ ईजिली कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये हो गया हमारा केस स्टडीज़। मैंने आपके साथ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्योंकि केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस कभी भी आपके ख़त्म होंगे ही नहीं। आपको एक चैप्टर के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। इसलिए हमें देखिए क्वेश्चंस जो है, आंसर तो आपको पता है ईजी है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं। तो मैंने इसलिए आपके साथ अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर आई जिससे आपको समझ में आ सके कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर बार आपको कोई ना कोई नई केस स्टडी मिलेगी।
अब कोई भी बुक उठा लीजिए, हमेशा आपको कोई ना कोई अलग केस स्टडी मिलेगी। आप ऑनलाइन देखिए, कहीं पे भी देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज. That's the reason it is more important to understand how to give an answer for the case study rather than seeing कि अरे और केस स्टडी देखता हूँ और इसमें से ही पूछेंगे. ऐसा कभी नहीं होता. हमेशा अलग अलग केस स्टडी आएगी आपको एग्जाम में. तो आपने हमें रट्टा तो नहीं मार सकते इन्हें. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एटलीस्ट लॉजिक समझ सकते हैं कि भाई कैसे आंसर देना है. ठीक है. आई सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग अभी क्या शुरू कर देंगे, नया चैप्टर. कौन सा होगा वो? चैप्टर नंबर 3. ठीक है. थर्ड चैप्टर अभी हम जल्द ही जल्द शुरू कर देंगे. आई सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.